हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मेरा नाम है अनीश कुमार। तो आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी में सेल वाला जो हमारा चैप्टर है, यूनिट ऑफ लाइफ सेल, तो उसमें हम लोग सेल के जो कंटेंट हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि जीवद्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आप लोग कम्प्लीटली वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सेल जो होती है, सेल के अंदर एक्चुअल में एक मटेरियल पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम लोग जीवद्रव्य कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो आप ये जानिएगा कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ को हम लोग जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है ये। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म कोशिका के संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य को एक्चुअल में सबसे पहले किसने खोजा था? डुजार्डिन। इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को किसने देखा? डुजार्डिन ने देखा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नाम वैज्ञानिक ने 1835 में की, यानी कि सबसे पहले डुजार्डिन ने ही जीव द्रव्य का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज नहीं किया था, उन्होंने सार्कोड शब्द बोला था। तो आपसे एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि प्रोटोप्लाज्म को या जीव द्रव्य को सार्कोड किसने नाम दिया? तो सार्कोड किसने नाम दिया? डुजार्डिन। डुजार्डिन डुजार्डिन ने नाम दिया। कब नाम दिया? 1835 में। तो सार्कोड word given by Dujardin scientist which is used for protoplasm। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि पुरकिंजे उसके बाद आए 1837 में, तो उन्होंने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। क्या रखा? प्रोटोप्लाज्म रखा इसका नाम। जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर, मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जा रहा है उसके हम लोग जीवद्रव्य कहेंगे। तो जीवद्रव्य शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने। किसने दिया? पुरकिंजे ने। जबकि डुजार्डिन ने क्या बोला? सार्कोड बोला। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला कि पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। और सार्कोड शब्द किसने दिया? डुजार्डिन ने। कब दिया? 1835 और 1837 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअल में इन्होंने तो नाम दे दिया, बताया कि जो सेल होती है उसके अंदर लिक्विड मटेरियल पाया जाता है। लिक्विड मटेरियल जो होगा उसे हम लोग सार्कोड या प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। उसके बाद एक साइंटिस्ट है हुंगुआन मूल। हुंगुआन मूल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, जो कि जीवद्रव्य का वर्णन करता है। यानी कि 1846 में जीवद्रव्य का वर्णन किसने किया? हुंगुआन मूल ने। तो तीन यहाँ पर आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जीवद्रव्य क्या होता है। तो आप बताएंगे कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण जीवित पदार्थ को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जीवद्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। लेकिन उन्होंने क्या बोला था? सार्कोड बोला था। जबकि पुरकिंजे ने इसको क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। बाद में हुंगुआन मूल ने ही इसको डिस्क्राइब किया और इसका इम्पोर्टेंस बताया कि क्या है। और इम्पोर्टेंस क्या बताया? इम्पोर्टेंस ये बताया कि जीवधारियों में होने वाली जैविक क्रियाएं जीवद्रव्य के द्वारा संपन्न होती हैं। यानी कि जितने भी प्रोसेस हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपने हाथ पैर को चला रहे हैं, ये जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, ये सारी घटनाएं कहाँ पे संपन्न होती हैं? जीवद्रव्य के अंदर। यानी कि जैविक क्रियाएं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जिससे कि पता चलता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म जीवित है, अगर उसमें कोई प्रक्रिया हो रही है तो वो कहाँ पे होगी? जीव द्रव्य के अंदर होगी। यानी कि जीव द्रव्य हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एक वैज्ञानिक थे हक्सले। हक्सले ने जीव द्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक छोटे से टॉपिक से आपको 3-4 नंबर के क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डुजार्डिन ने क्या बोला? सार्कोड। पुरकिंजे ने क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। और हुंगुआन मूल ने क्या किया? इसको डिस्क्राइब किया। इसको क्या किया? डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब मतलब बताया कि जीवद्रव्य क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। बाद में एक साइंटिस्ट आए
थॉमस हक्सले ने बोला कि जीवद्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जीवद्रव्य के गुण क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि जीवद्रव्य एक रंगहीन, सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी लिक्विड, जेली लाइक कोलाइडी सब्सटेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। सेल के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाएगा उसका कोई कलर नहीं होता है। ये अर्ध पारदर्शक होता है, यानी कि अगर इससे आप देखने का प्रयास करेंगे तो इससे आर पार आप पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे, यानी कि कम्प्लीटली ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ये लिक्विड होता है, लेकिन ये सेमी लिक्विड होता है, पूरी तरह से पानी की तरह नहीं होता है। दैट इज इट इज टाइप ऑफ कोलाइडी सब्सटेंस, यानी कि कैसा होता है? कोलाइडी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीव द्रव्य है वो कई टाइप से हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेटिकुलेट हो सकता है। रेटिकुलेट का मतलब यहाँ पर ये जाली के समान हो सकता है, जिसके अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाएगा कोशिका के अंदर। या तो ये फिलामेंटस हो सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पतले पतले फिलामेंट के रूप में ये पाया जा रहा है। और ये हो सकता है ग्रैनुलर हो, ग्रैनुल्स के रूप में पाया जा सकता है। या इसमें एयर कैविटी हो सकती हैं, बीच बीच में एयर कैविटी होंगी, बाकी ग्रैनुलर टाइप में स्ट्रक्चर होगा। तो ये जीवद्रव्य के टाइप्स हैं, किस प्रकार से जीवद्रव्य हो सकता है। जालीदार हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, तंतुवत हो सकता है, ग्रैनुलर हो सकता है और एयर टाइट हो सकता है, यानी कि इसमें एयर कैविटी भी हो सकती हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि क्या है। पहला हमने देख लिया कि जीवद्रव्य क्या होता है। जीवद्रव्य एक रंगहीन, अर्धपारदर्शक, अर्धतरल एवं जेली लाइक कोलाइडी सब्सटेंस है। कोलाइड क्या होता है? आप लोग जानते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ की वो 3 अवस्थाएं होती हैं मेनली। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है गैस। इन तीनों के अलावा एक चौथी अवस्था है जिसे हम लोग कोलाइडी अवस्था कहते हैं। आगे आप लोग कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह वायु उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि सेंसिटिव होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, यानी कि जो बाहर से अगर इसको सेंसिटिविटी दी जाए, उद्दीपन दिया जाए, इसको गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, या तो इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो ये क्या होता है? उद्दीपन करने पर जीवद्रव्य सिकुड़ने लगता है, लेकिन उद्दीपक को हटाने पर वह फिर से फैलने लगता है। यानी कि अगर ये सेल है, ये प्रोटोप्लाज्म है, इसको आप गर्म करेंगे तो कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ये उद्दीपन देंगे अगर, इसे क्या देंगे? उद्दीपन देंगे अगर, तो उद्दीपन देंगे तो ये सिकुड़ने लगेगा। अगर उद्दीपन हटा लेंगे, गर्म करना बंद कर देंगे, तो वापस से फैलने लगेगा। अगर हम देखें तो इसमें बहुत छोटी छोटी सी कणिकाएँ, ग्रैनुल्स होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं और विभिन्न आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर बहुत ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कि कणिका में, यानी ग्रैन्यूल्स पाए जा सकते हैं, ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं और वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो जीवद्रव्य वास्तविक विलयन, निलंबन एवं जटिल कोलाइडी विलयन का गुण रखता है, यानी कि इसमें तीनों प्रॉपर्टी होती हैं। अगर विलयन आप देखेंगे तो 3 टाइप से होते हैं। एक होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है निलंबन, तीसरा होता है कोलाइडी अवस्था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि विलयन के समस्त गुण पाए जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये भी एक टाइप का क्या है? सॉल्यूशन है या विलयन है। जीवद्रव्य के कोलाइडी गुण के कारण इसमें लचीलापन और सुगठिता होती है, संकुचन एवं प्रसरण के गुण होते हैं। अगर कोलाइडी अवस्था ना पाई जाए, इसके अंदर कोलाइडी अवस्था अगर ना पाई जाए तो इसमें लचीलापन नहीं रहेगा और ये सुगठिता, यानी कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं रहेगी, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा इसमें, और एक्सपेंशन नहीं होगा। ये सारे गुण किसके कारण होते हैं? कोलाइडी गुण के कारण होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो ये आपका जीव द्रव्य है उसकी अवस्था कैसी होती है? कोलाइडी अवस्था होती है। जीव द्रव्य जो होगा वो एक्चुअल में साल और जल दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि सॉल के रूप में भी पाया जाएगा और जल के रूप में भी पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जीव द्रव्य जो होगा वो साल के अंदर निलंबित कण एक दूसरे से टकरा कर इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी कि इसमें ब्राउनियन मोशन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्राउनियन मोशन पाया जाता है। आपसे कोई पूछे कि जीव द्रव्य में किस प्रकार की मोशन होती है, तो आप बताएंगे कि ब्राउनियन मोशन होती है। ब्राउनियन मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्रैनुली आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये घूम फिर करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि पूरा ये सर्कुलर घूमता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन इसमें किस प्रकार से
होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउनियन मोशन किस प्रकार से हो रही है। देखिए, ये एक्चुअल में साल्ट टाइप में है और ये जो है जेल टाइप में है, और इसमें देखिए ये जो ग्रैनुल्स हैं ये छोटे-छोटे वो आपस में इधर-उधर घूम रहे हैं, यानी कि इसके अंदर घूमते हुए कण पाए जाते हैं जो कि ब्राउनियन मोशन के अंतर्गत गति करते हैं। अगर हम देखें कि जीव द्रव्य की केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक संगठन क्या होता है, रासायनिक संगठन क्या होता है प्रोटोप्लाज्म का, तो देखिए अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है एक वो जटिल मिश्रण है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 30 तत्व पाए जाते हैं। इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीव द्रव्य में अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी घुले रहते हैं। अगर इसका विश्लेषण करें तो इसमें जल जो होगा वो 92+2 के रूप में होगा, यानी कि ये 92 हो सकता है ये, या 88 हो सकता है, वैरी कर सकता है। यानी कि अबाउट कितना होगा 90%। प्रोटीन कितनी पाई जाएगी 7%। लिपिड कितना पाया जाएगा 1%, 1% से आधा परसेंट, और कार्बोहाइड्रेट 2% से लेकर के आधे परसेंट के बीच में होगा। अकार्बनिक जो पदार्थ होंगे वो 1% लेकर आधा परसेंट होंगे, और उसमें डीएनए कितना होगा 0.4%, और राइबोन्यूक्लिक एसिड कितना होगा 0.7%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है आपका जीव द्रव्य। अगर जीव द्रव्य देखें तो इसके दो भाग होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है केंद्रक। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि अगर पूरी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बाहर निकाल देंगे कट करके, तो जितना भी मटेरियल आपका बचेगा वही आपका क्या कहलाया जाएगा साइटोप्लाज्म। तो कोशिका भी केंद्र के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोलिकर ने सबसे पहले इसके बारे में वर्णन किया था, जिसमें कि 90% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसाएं और प्रोटीन भी पाई जाती हैं। जैसे जैसे कोशिका वृद्धि करती है इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएँ बन जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल अगर होगी तो उसमें एक बहुत बड़ी रिक्तिका होगी। साइटोप्लाज्म समझ गए होंगे किसे कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी एक सेल है और सेल के अंदर क्या है न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है न्यूक्लियस है छोटा सा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर ये सारा का सारा पार्ट, और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जितना पार्ट पाया जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियस को छोड़ करके जितना भाग पाया जा रहा है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आगे की जो वीडियो जाएंगी उसमें हम लोग साइटोप्लाज्म को डीपली एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको आज की वीडियो का जो प्रोटोप्लाज्म वाला टॉपिक था वो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके टर्मिनोलॉजी से या हमारे टर्मिनोलॉजी से जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे और आंसर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।